हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑन एग्जाम नीति, सही नीति सही दिशा। स्वागत है आप सबका एग्जाम नीति पर मेरे यानी माध्यमिक कुशाग्र गौर के साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हैं और आज एसएससी में कुछ नया सीखना चाहते हैं। आप सीखना चाहते हैं कुछ रूल्स एंड ट्रिक्स और सीखना चाहते हैं उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स। लेकिन उससे पहले अगर आज आप इस चैनल पर सबसे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के भी सारे के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दूसरा, अगर आपको ये वीडियो लगता है कि यूजफुल है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि हर पढ़ने वाले तक पढ़ाई का सारा स्टडी मटेरियल पहुंचता रहे। चलिए फिर आज हम सीखेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सबसे पहले वो बात जो मैं आपसे हमेशा कहूंगी कि एसएससी से रिलेटेड एमटीएस, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो और सीजीएल इन एग्जाम्स की डेट अपने माइंड में रखिए। एमटीएस 26 सितंबर टू 13 नवंबर, सीपीओ 23 टू 26 नवंबर, सीएचएसएल का मेंस टेंटेटिवली जो है वो नवंबर लास्ट में होने वाला है। स्टेनो एग्जाम जो है 16 टू 18 नवंबर होने वाला है। सीजीएल की मैं बात करूं तो 2 से 5 नवंबर में टीयर 2 का पेपर है और 22 नवंबर को टीयर 3 का पेपर है। राजस्थान पटवार की अगर मैं बात करती हूँ तो 21 फरवरी 2021 में इसका एग्जाम है। नेक्स्ट अगर मैं सीडीएस 1 की बात करती हूँ तो 7 फरवरी 2021 एंड सीडीएस 2 की बात करती हूँ तो 14 नवंबर 2020, यानी कि नवंबर में इसी साल सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, सिर्फ अक्टूबर ही बीच में पड़ता है और नवंबर में आपका पेपर ही है, राइट। एंड दैट इज दिस इज अगर आप एफकेट की तैयारी करें तो एफकेट 2 का एग्जाम जो है वो 3 से 4 अक्टूबर में ही है। दैट इज 1 महीना भी नहीं बचा है एफकेट 2 के पेपर के लिए। बहुत ध्यान से देखिएगा जो आज हम सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व करने जा रहे हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज शी डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन टू हिम। शी डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन टू हिम। आपको क्या करना है, इस अंडरलाइन पार्ट को अगर ये ठीक लिखा है तो आपको चूज करना है नो इंप्रूवमेंट, अगर नहीं तो आपको बताना है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो इसको ठीक बनाएगा। बताइए जल्दी से। एनी क्वेश्चन फ्रॉम हिम, हिम एनी क्वेश्चन, टू हिम एनी क्वेश्चन, या फिर नो इंप्रूवमेंट। बताइए। मिल गया आंसर? मुझे कमेंट करके लिखिए कि मैम क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर है। चलिए आंसर देखते हैं। द आंसर इज आस्क हिम एनी क्वेश्चन। आंसर इज आस्क हिम एनी क्वेश्चन। मैम क्यों, ऐसा क्यों? हाँ, आस्क जो वर्ब है वो अपने साथ हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेता ही लेता है। क्लियर? आस्क ऐसा वर्ब है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता ही लेता है और ऑब्जेक्ट है यहां पर कौन? हिम। कौन है यहां पर? एक ऑब्जेक्ट हिम है। कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हिम एनी क्वेश्चन, हिम एनी क्वेश्चन। तो जैसे आप पूछते ना शी आस्क्ड, आस्क्ड व्हाट, शी आस्क्ड व्हाट, कुछ बताना पड़ेगा आपको। या तो शी आस्क्ड व्हाट, या अगर उसने पूछा तो किससे पूछा, तो किससे पूछा पहले इस चीज का जवाब दीजिए। तो उसने बोला है कि शी डिड नॉट आस्क, उसने उससे पूछा नहीं कोई भी क्वेश्चन। किससे नहीं पूछा? डिड नॉट आस्क हिम एनी क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट देखिए। ऑन सम इवनिंग्स आई लीव ऑफिस एज लेट एज 7 o'clock। कभी कभी कुछ शामों को मैं 7 बजे तक भी ऑफिस से घर लौटकर आ पाता हूँ। इतना लेट हो जा रहा हूँ। इन सम इवनिंग्स, ऑन सम ऑफ द इवनिंग्स, या फिर नो इंप्रूवमेंट। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। एग्जैक्टली अगर आपने कहा है कि इसका आंसर है सी ऑप्शन तो मैं बोलूंगी नहीं, वो यहां पर फिट नहीं बैठता है। अगर आप कहते हैं कि इसका आंसर है नो इंप्रूवमेंट तो मैं बिल्कुल आपको रीजन देती हूं। सम इवनिंग्स, कुछ इवनिंग्स पर, कुछ शामों पर ऑन लगता है स्पेसिफिकली इस टाइम को बताने के लिए। जब स्पेसिफिक टाइम नहीं है तो उनसे पहले आप ऑन लगाते हैं। जैसे आप ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे बोलते हैं, उसी तरह से ये इडियोमैटिक यूज है ऑन सम इवनिंग्स। ठीक बोलते हैं ना ऑन संडेज, उसी तरह से एक इडियोमैटिक यूज है ऑन सम इवनिंग्स आई लीव ऑफिस एज लेट एज 7 o'clock। इतना लेट हो जाता है कि शाम को 7 तक बच जाता है। इसका आंसर हुआ नो इंप्रूवमेंट। करेक्ट। नेक्स्ट इज होल्ड हैंड्स ऑफ योर चाइल्ड व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। अब आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर है, सी है, या फिर नो इंप्रूवमेंट। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। होल्ड हैंड्स ऑफ योर चाइल्ड व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। बताए जल्दी देखिए। योर चाइल्ड्स हैंड्स
योर चाइल्ड हैंड्स, नो इम्प्रूवमेंट. होल्ड हैंड्स ऑफ योर चाइल्ड. अब देखिए एक एक ऑप्शन को देखते हैं ध्यान से. आंसर दे चुके हैं ना आप मुझे अपने हिसाब से. चलिए देखिए, योर चाइल्ड्स हैंड, अपने बच्चे का हाथ पकड़ो. होल्ड योर चाइल्ड्स हैंड, अपने बच्चे का हाथ पकड़ो. बिल्कुल ठीक लिखा है. नेक्स्ट देखिए, होल्ड हैंड्स योर चाइल्ड, अपना बच्चा हाथों, कोई सेंस नहीं है. अगला, योर चाइल्ड्स तो कुछ होता ही नहीं है, चिल्ड्रन होता है. गलत. नो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश थी. ठीक, नो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश थी क्योंकि हमें कहना है अपने बच्चे का हाथ पकड़ो. अपने बच्चे के हाथों नहीं पकड़ो, अपने बच्चे का हाथ पकड़ो, इसलिए इम्प्रूवमेंट की तो गुंजाइश थी ही नहीं. अगला देखिए, When we saw him last, जब हमने उसे लास्ट देखा था, he ran to catch the bus, वो बस को पकड़ने के लिए भागा. Was running, has run, had run, no improvement. जल्दी से बताइए, जब हमने उसे लास्ट देखा था तब. ओके, आई होप आप आंसर दे चुके हैं. अब हम मैच करते हैं कि क्या इसका आंसर होना चाहिए. नो इम्प्रूवमेंट. ही ran to catch the bus, नहीं, वो भागा. जब हमने उसे देखा तब वो क्या कर रहा था, ये तो गलत हो गया, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा क्योंकि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है. नेक्स्ट, हैड रन बात करते हैं बहुत पुराने पास्ट की. ठीक, पास्ट परफेक्ट में बहुत ही ज्यादा पुराने पास्ट की. तो ये तो अभी है कि जब हमने उसे लास्ट देखा, यानी कि बहुत पुरानी बात नहीं हो रही. अभी आपने किसी को सुबह भी देखा हो सकता है, अभी थोड़े समय पहले भी देखा हो सकता है, इसलिए पास्ट परफेक्ट तो नहीं है. नेक्स्ट, हैज रन, हैज और हैड तो परफेक्ट टेंस में लगता है, वो भी प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में. ये तो बात चल रही है यहाँ पे साफ साफ पास्ट टेंस की, तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब आने का तो कोई मतलब है ही नहीं. रॉन्ग. अगला देखिए, अगला इस एक ही ऑप्शन बचा है, वॉज रनिंग, वो भाग रहा था बस को पकड़ने के लिए. जब हमने उसे लास्ट देखा था तो वो बस पकड़ने के लिए भाग रहा था, कुछ वो कर रहा था जब हमने उसे देखा. एंड ही वॉज रनिंग, यहाँ पर इज होता तो रॉन्ग हो जाता. क्यों? क्योंकि हमें टेंस का सीक्वेंस भी देखना पड़ता है ना. ये पास्ट टेंस में प्रिंसिपल क्लॉज है तो फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज भी तो पास्ट में ही आएगा ना. कोई एक्सेप्शन तो दिख नहीं रही हमें सीक्वेंस ऑफ टेंसेस की, इसलिए. नेक्स्ट बात चल रही, इट वॉज इंडीड अ शॉक फॉर हर बट शी हैज लेटर रिकवर्ड फ्रॉम इट. उसके लिए वास्तव में एक शॉक तो था लेकिन अब वो उससे रिकवर हो चुकी है. आफ्टरवर्ड, सिंस, देन या फिर नो इम्प्रूवमेंट. जल्दी से बताएं. ओके, आई होप आप आंसर लिख चुके हैं. अब मैं आपको समझाती हूँ या मैं आपसे आंसर मैच करती हूँ. क्लियर? देखिए, शी हैज लेटर रिकवर्ड. लेटर का मतलब होता है बाद में. बाद में रिकवर हो गई, नहीं, गलत, सेंस नहीं देता, कोई मीनिंग नहीं बना. फिर सुनिए, शी हैज आफ्टरवर्ड्स. आफ्टरवर्ड्स मतलब उस चीज के बाद. मीनिंग गलत नहीं है लेकिन इसका जो लॉजिक है वो यहाँ फिट नहीं होता. हैज आफ्टरवर्ड्स किसी चीज का जैसे इफेक्ट बताते हैं ना, कोई कॉज हुआ तो उसका इफेक्ट बता रहे हैं, तो आफ्टरवर्ड्स ऐसा हुआ या आफ्टरवर्ड्स कोई प्रोसेस हुई. नहीं, अभी तो वो रिकवर होना की बात चल रही है. आफ्टरवर्ड्स इसलिए यहाँ पर फिट नहीं बैठता. दूसरी चीज, हमें यहाँ पर लिखा है क्या, हैज. ठीक, क्या लिखा है, हैज. हैज के साथ क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म. क्लियर? अब हमें एक छोटा सा वो वर्ड बताना है जो कि किस में आ जाना चाहिए, परफेक्ट है. तो परफेक्ट टेंस के हिसाब से जो वर्ड क्लियर हो, जो कि उस टाइम को मेंशन करे कि अब तब से अब तक तो वो ठीक हो चुकी है, राइट. फिर लिखा है देन, शी हैज देन रिकवर्ड फ्रॉम इट, वो उसके बाद ठीक हुई. नो, कोई सेंस नहीं आ रहा. हैज भी लिखा और देन भी कि हो गई थी और फिर देन उसके बाद, सेंस नहीं बनता, रॉन्ग हो गया. तो इसका जो करेक्ट आंसर बचा वो क्या बचा, सेंस. ठीक, इसका करेक्ट आंसर जो बचा वो बचा सेंस. कैसे बचा? आपने देखा कि यहाँ पर लिखा हुआ है हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा है ना, तो यहाँ पर वो सेंस है तब से, जब से आपने देखा था तब से अब तक में वो रिकवर हो चुकी है. तो क्या आएगा यहाँ पर, सेंस आएगा. क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन. लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगी कि अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, अगर आप यहाँ से कुछ सीख रहे हैं तो उसे लाइक जरूर कर दीजिए और प्लीज देखते देखते ही सेशन को शेयर करते रहिए. ठीक, ताकि हर पढ़ने वाला जुड़ता रहे और समय से अपनी तैयारी कर ले. ठीक, अब पढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन. विल यू लेंड मी फ्यू रुपीज इन दिस आवर ऑफ नीड. क्या आप मुझे जरूरत के समय में कुछ पैसे उधार देंगे. बोरो मी अ फ्यू रुपीज, लेंड मी एनी रुपीज, लेंड मी अ फ्यू रुपीज या फिर नो इम्प्रूवमेंट. जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए. ओके, आई होप आप मुझे आंसर दे चुके हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिख चुके हैं. भाई देखिए, इतनी तो मेरे साथ एफर्ट किया कीजिए.
है ना, लिखा करिए कमेंट बॉक्स में। देखिए जब कभी भी मैं बात करती हूँ फ्यू की, मैंने यहाँ पर तीनों चीजें मेंशन कर रखी हैं। फ्यू का मतलब भी कम, अ फ्यू का मतलब भी कम, द फ्यू का मतलब भी कम। फ्यू मतलब एकदम ना के बराबर, अ फ्यू मतलब थोड़ा बहुत, एक्सेप्टेबल क्वांटिटी, ठीक है, पॉजिटिव सेंस देता है, नेगेटिव सेंस नहीं देता। और द फ्यू मतलब जो थोड़ा, वट एवर लेस प्रेजेंट इन, जो भी है थोड़ी बहुत क्वांटिटी जो भी है उसको मेंशन करते हैं, स्पेसिफिक कर देते हैं, इसलिए फ्यू से पहले द लग जाता है कि पहले किसी कम क्वांटिटी को मेंशन करते हैं, उसके बाद उसी के बारे में दोबारा से जिक्र करते हैं कि द फ्यू या द लिटिल, जो भी है थोड़ा बहुत। अच्छा, फ्यू का केस हमेशा किसके साथ यूज होता है? काउंटेबल नाउन्स के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन्स के साथ, ठीक है। अब देखिए लिखा है लैंड मी फ्यू रुपीज। लैंड मतलब उधार देना, बोरो मतलब उधार क्या करना, मांगना। लैंड मतलब उधार देना या किराए पर देना, और बोरो मतलब किराए पर लेना। क्या तुम मुझे दोगे? यहाँ पर देने की बात चल रही है, तो इतना तो क्लियर है कि लैंड की बात होगी, पैसे देने हैं तो लैंड। मी फ्यू, फ्यू रुपीज एकदम ना के बराबर, तो किसी को जरूरत है इन दिस आवर ऑफ नीड, किसी को जरूरत है, वो आपसे 1-2 रुपए मांगेगा, 5 रुपए मांगेगा? नहीं ना, एक ठीक अमाउंट मांगेगा, कम से कम 500-1000 रुपया तो मांगेगा ना, 1-2 रुपए तो नहीं मांगेगा ना, ठीक है। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि इंप्रूवमेंट नहीं हो, और ये भी चीज जो लिखी है वो भी ठीक नहीं है। अगला देखिए, बोरो मी अ फ्यू रुपीज, उधार दोगे या उधार लोगे? क्या तुम मुझसे जरूरत के समय में उधार लोगे? नहीं, हम कह रहे हैं क्या मुझे जब जरूरत है क्या तुम मुझे मेरी मदद करोगे, मुझे कुछ पैसे दोगे? रॉन्ग, बोरो नहीं आएगा। अब बचता है लैंड मी एनी रुपीज और लैंड मी अ फ्यू रुपीज। देखिए एनी हमेशा यूज होता है नेगेटिव सेंस में और सम यूज होता है पॉजिटिव केस में। एनी देखिए यहां पर लिखा था शी डिड नॉट आस्क हिम एनी क्वेश्चन, क्योंकि नॉट लिखा है, साफ साफ नेगेटिव सेंटेंस है, तो उसने यूज भी किसका किया? एनी का यूज किया, ठीक, सम का यूज नहीं किया। वो यहाँ पर अगर यहां पर ऐसा लिखा होता कि शी डिड नॉट आस्क हिम सम क्वेश्चन, तो फिर गलत हो जाता। सम पॉजिटिव केस में यूज होता है, एनी नेगेटिव केस में यूज होता है। तो अब जब उसे कुछ पैसे चाहिए तो वो कोई नेगेटिव सेंस है नहीं, तो मांग रहा है, यानी कि पॉजिटिव सेंस है, तो एनी का तो कोई मतलब बनता ही नहीं, रॉन्ग हो गया। अगला आता है, एक ही ऑप्शन बचा, लैंड मी अ फ्यू, कुछ पैसे दोगे? 500-1000 रुपए जो भी आपने मांगे हैं, कम तो मांगे हैं आपने, कोई 10 लाख 20 लाख तो मांगे नहीं है, फिर भी एक एक्सेप्टेबल क्वांटिटी, क्या तुम मुझे दोगे 500-1000 रुपए जो भी आपने मांगे? ठीक है, विल यू लैंड मी अ फ्यू रुपीज? इसका करेक्ट आंसर क्या बन गया? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। His father wrote to him, "It is high time you start preparing for the forthcoming examination." हाई टाइम है कि तुम्हें एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर लेना चाहिए, ठीक। अब लिखा है वुड स्टार्ट, स्टार्टेड, हैड स्टार्टेड, नो इंप्रूवमेंट। जल्दी से आंसर बताइए। ओके, आई होप आप आंसर दे चुके हैं। अब देखिए ध्यान से, वुड स्टार्ट रूल याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, मार्क करते चलिए और अपने साथ एक नोटबुक और एक रजिस्टर रखिए। इट इज हाई टाइम की बात जब भी कभी भी हो, इट इज हाई टाइम की बात जब भी कभी भी हो, और इसके बाद आपको कोई वर्ब लगाना हो तो कोई हेल्पिंग वर्ब वगैरह कुछ नहीं, सीधे सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म, कोई वुड कुड शुड मे माइट इज एम आर कुछ नहीं, सीधे सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। हाँ, अगर टू गिवन हो तो टू के साथ तो हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इन्फिनेटिव का रूल कहता ही है। अगर इट इज हाई टाइम के बाद टू गिवन है, फिर तो इन्फिनेटिव का रूल ही बनेगा कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो तो अलग चीज है। लेकिन हमेशा अगर इसके बाद आपको वर्ब का इस्तेमाल करना है तो वो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म। टू हुआ तो अपवाद है, उसकी बात नहीं करते। अब पढ़ते हैं, इट इज हाई टाइम यू स्टार्ट, रॉन्ग हो गया, प्रेजेंट टेंस नहीं लगता है, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश तो फिर है। अगला देखिए, वुड स्टार्ट, नो, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी। अगला देखिए, स्टार्टेड, सही लग रहा है आंसर, लेकिन पहले ये दूसरा भी ऑप्शन पढ़ लें, हैड स्टार्टेड, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगनी है, कोई टेंस इस्तेमाल नहीं करना, सीधे सीधे पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या होता है? स्टार्ट, स्टार्टेड और स्टार्टेड। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया है और अगर आपने यहाँ पर कुछ सीखा है तो प्लीज इस सेशन को लाइक करिए, राइट, और शेयर कर दीजिए उन लोगों तक जो कि पढ़ने में इंटरेस्टेड है और जिन्हें सीखना है कुछ, उनकी प्रैक्टिस के लिए, उनकी हेल्प के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए। थैंक यू, अंटिल देन।
का वीडियो।